फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, हमारा ये अमलगमेशन का हम लोगों ने इससे पहले पार्ट में शुरू किया था और जिसमें मैंने आपको अमलगमेशन के बारे में बताया था और साथ में परचेज कंसिडरेशन निकालना, जिसको हम शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं, पीसी निकालने के मेथड भी मैंने आपको नोट कराए थे और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे अमलगमेशन से रिलेटेड जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री के लिए यहां पर दो फेवर होता है, एक वेंडर कंपनी जिसको हम ट्रांसफर कंपनी भी बोलते हैं और दूसरी परचेज कंपनी जिसको हम ट्रांसफरी कंपनी भी कहते हैं। तो पहला कंफ्यूजन तो हमारा यहीं से शुरू हो जाता है कि हम ट्रांसफर कंपनी किसे बोलते हैं और ट्रांसफर कंपनी किसे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत कंफ्यूजन का होता है। ये बहुत टफ सा इजी चैप्टर होता है। आप कहेंगे ये क्या बात हो गई, टफ सा इजी का मतलब कि अगर हमें इसके बेसिक समझ में नहीं आते तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत टफ हो जाना है और इसके जो डाउट होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। और इजी इसलिए कि अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया है, हमें छोटी छोटी बातें अगर हमें इसकी पता लग गई तो इससे इजी चैप्टर हम लोगों के सामने नहीं होगा। तो स्टूडेंट, कैसे हम ये कंफ्यूजन दूर करें कि जो है ये ट्रांसफर कंपनी कौन सी है और ट्रांसफर कंपनी, तो मैं आपको बहुत एक आसान सा तरीका बताता हूं। एक होता है वेंडर और एक परचेजर। वेंडर की स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है, OR, और ट्रांसफर की कंपनी लास्ट में क्या आता है, ट्रांसफर की अगर स्पेलिंग देखें उसमें लास्ट में क्या आता है, OR। तो इसका मतलब वेंडर इक्वल टू ट्रांसफर, राइट। इसी तरह परचेजी में लास्ट में क्या आ रहा है, EE, राइट। और उसी तरह ट्रांसफरी में क्या आ रहा है, लास्ट में EE। तो इससे सीधी सी पहचान हो गई, एक छोटा सा हमें मूल मंत्र मिल गया। क्या मिला कि जो वेंडर कंपनी है वो क्या है, ट्रांसफर कंपनी, और जो परचेज कंपनी है यानी कि परचेजी कंपनी है वो ट्रांसफर। तो अब हम सबसे पहले अपनी जनरल एंट्री शुरू करेंगे वेंडर कंपनी में। वेंडर कंपनी मतलब ट्रांसफर कंपनी। तो मैं आपको क्वेश्चन की एक छोटी सी डिटेल आपको बता रहा हूं और उस डिटेल के अकॉर्डिंग हम ये जनरल एंट्री सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, कैसे, हमारे पास दो कंपनियां हैं, एक कंपनी का नाम है अलीगढ़ कंपनी और दूसरी कंपनी का ईटा कंपनी। अब ये जो अलीगढ़ कंपनी है ये अपना बिजनेस ईटा कंपनी को के साथ अमलगमेट कर रही है, यानी कि जो ईटा कंपनी है वो एक कंपनी के जो कंपनी है उसको अपने में मर्ज कर रही है। यहां पर हमें एक बैलेंस शीट दी है, उस बैलेंस शीट में हमें असेट्स लायबिलिटी दी होती है जैसे सभी क्वेश्चन में होता है, लेकिन मेन चीज है एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूं आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट में ईटा कंपनी लिमिटेड टू एज्यूम ऑल द लायबिलिटीज ऑफ अलीगढ़ कंपनी लिमिटेड, ईटा कंपनी लिमिटेड टू इश्यू 105% 14% डिबेंचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ईच ₹100 15 डिबेंचर ऑफ अलीगढ़ लिमिटेड, ईटा कंपनी लिमिटेड to allot fully paid 10 equity share to Aligarh Limited in an agreed value of ₹12.5 per share in the ratio of 9 share of Ita Limited for 5 of Aligarh Limited, friction amounting to ₹400 share of the Aligarh Limited and were settled in cash provided by the Ita Limited at the agreed figure. And last adjustment, the liquidator of Aligarh Limited was permitted to retain 7,500 from the assets to meet the cost of liquidation which amounting to that same exactly. अब इन सब एडजस्टमेंट के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हमें निकालना होता है परचेज कंसिडरेशन। अब बच्चों, दूसरी समस्या हमारे सामने आती है कि हम परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालें। मैंने आपको इससे पहले पार्ट में परचेज कंसिडरेशन निकालने के 4 मेथड्स लिखा है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि हमें परचेज कंसिडरेशन किस मेथड से निकालना है। तो डियर स्टूडेंट,
हम कैसे ये पता करें कि हमें परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालना है, तो उस चीज के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट जो होता है वो कहता है कि अगर क्वेश्चन में कोई मेथड ना दिया हो तो उस सिचुएशन में हमें स्वेप मेथड यूज करना चाहिए। यानी कि हम ये देखेंगे कि कंपनी के कितने शेयर हमारे पास आ रहे हैं या कितने शेयर, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी तो दोनों दिए, तो हम नेट असेट्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके। दूसरा हमें यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो ईटा कंपनी है वो अलीगढ़ लिमिटेड के 9 शेयरों के बदले में 5 शेयर इश्यू कर रही है ना, तो ये भी हमें दे दिया है। तो अब क्वेश्चन में ये दिक्कत आती है कि हम कौन से मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालें। तो अगर कुछ ना कहा हो तो कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि नेट पेमेंट मेथड और स्वेप मेथड को एक ही कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इनको अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इसको स्वेप मेथड से सोल्व करेंगे। तो कैसे शुरुआत करेंगे परचेज कंसिडरेशन निकालने की, तो परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देंगे। दूसरी दिक्कत आती है हमारे पास ये डिसाइड करने में स्वेप मेथड में कि हम ये कैसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंपनी कितने शेयर हमारे पास आ रहे हैं और उसके बदले में हम कितना पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है, आप ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे या किसी आपके पास कोई और बुक है तो आप उसमें ध्यान से देखेंगे। इसमें हमें एक जो है इंडिकेशन दिया है, ईटा कंपनी लिमिटेड टू अलॉट फुल्ली पेड ₹10 इक्विटी शेयर टू अलीगढ़ लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12.5 पर शेयर। यानी कि जो ईटा कंपनी है वो अलीगढ़ लिमिटेड को 10 रुपए वाले शेयर के 12.5 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेगी इन द रेशियो ऑफ 9 शेयर ऑफ ईटा लिमिटेड फॉर 5 ऑफ अलीगढ़ लिमिटेड। यानी कि ईटा लिमिटेड से 9 शेयर लिए जाएंगे और उसके बदले में 5 शेयर नई कंपनी के इश्यू किए जाएंगे। यानी कि जो वेंडर कंपनी है, जो वेंडर कंपनी है अलीगढ़ कंपनी, उसके 5 शेयर लेंगे और बदले में 9 शेयर इश्यू करेंगे। फ्रिक्शन अमाउंटिंग टू 400 शेयर of Aligarh Limited and were settled in cash provided by the ETA Limited at an agreed figure। तो जो फ्रिक्शन शेयर है उनका 400 शेयर दिए हुए हैं, उनका पेमेंट जो है वो 12.5 रुपए के हिसाब से किया जाना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें दिक्कत आती है। हमारे पास 2 कंपनी है, अलीगढ़ जो वेंडर कंपनी है और दूसरी ईटा कंपनी जो कि परचेजिंग कंपनी है जो खरीद रही है। हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है और स्वैप मेथड का हमें यूज करना है। तो स्वैप मेथड की पहचान तो मैंने आपको बता ही दी है कि आपको अगर शेयर दिए हैं रेशियो में आपको निकालना है तो हम स्वैप मेथड यूज करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में स्वैप मेथड और पेमेंट मेथड को एक ही किया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखेंगे आपको कैसे करना है। आपको एक तो ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी, ये 2 कंपनियां आपको लिखनी है। ओल्ड कंपनी जो वेंडर कंपनी है और न्यू कंपनी जो नई कंपनी बनाई जा रही है या जिस कंपनी में ये जाकर मिल रही है वो नई कंपनी हो गई। अब आप देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो ओल्ड कंपनी है उसके 5 शेयर जा रहे हैं, ओल्ड कंपनी के 5 शेयर, तो 5 शेयर हमने ओल्ड कंपनी के नीचे लिख लिए और उसके बदले में नई कंपनी के कितने शेयर आपको मिल रहे हैं, 9 शेयर। तो 5 शेयर पुरानी कंपनी के जाकर उसके बदले में 9 शेयर आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आप बैलेंस शीट में देखेंगे जो वेंडर कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल कितनी है। यहां पर जब मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं तो यहां पर जो वेंडर कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल दिखा रखी है 15 लाख रुपए, जो कि 2 लाख शेयरों में डिवाइडेड है और 7.5 रुपए का एक शेयर है। 10 रुपए वाला शेयर 7.5 रुपए का है और वो 2 लाख शेयरों में डिवाइडेड है। यानी कि छोटी कंपनी की यानी कि जो पुरानी कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल है वो 2 लाख शेयर है, राइट। और 2 लाख तो हमें 2 लाख शेयर हमारे पास से जाने हैं, राइट।
और छोटी कंपनी के ये 2 लाख शेयर के बदले में हमें कितने शेयर मिलने हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये कैपिटल किसकी है? ओल्ड कंपनी की, और ये शेयर किसके हैं? ओल्ड कंपनी के। तो ओल्ड कंपनी के शेयरों को ओल्ड कंपनी के रेशियो से आपको डिवाइड करना है इनटू न्यू कंपनी के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल हो गए हमारे ये 3,60,000 शेयर, 3,60,000 शेयर। तो ये नंबर्स ऑफ शेयर हो गए हमारे 3,60,000। साथ में हमारे जो फिक्शन शेयर दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 400 शेयर, और ये फिक्शन शेयर किसके हैं? छोटी कंपनी के, और छोटी कंपनी का रेशियो क्या है? 5, राइट। और नई कंपनी का कितना है? 9। तो इसको ये हो गए 720 शेयर। तो ये हमने इसमें से लेस की, यानी कि टोटल शेयर कैपिटल 3,60,000 के थे, जिसमें से 720 फ्रिक्शन शेयर हैं, तो उनको हमने लेस किया। तो हमारी टोटल शेयर कैपिटल आ जानी है 3,59,280 शेयर। तो हमारे शेयर आ गए 3,59,280। तो 3,59,280 के बदले में हमें 12.5 रुपए का एक शेयर इशू करना है। तो इनका तो हमें शेयर इशू करना है। साथ में इन्होंने कहा है कि जो फ्रिक्शन शेयर हैं उनका हमें कैश पेमेंट करना है। तो जो कैश पेमेंट करना है, तो फ्रिक्शन शेयर कितने हो गए हमारे? 720, और इनका 12.5 रुपए के हिसाब से 9,000। अगर आपको इनका कैश पेमेंट नहीं करना है तो हमें यहाँ पर इसको लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा जितने शेयर आए उसके मल्टीप्लाई 1250 से कर सकते हैं। तो ये मेथड आप फिर ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए शॉर्ट में। सबसे पहले आपको हमेशा लिखना है ओल्ड कंपनी, पुरानी कंपनी, और उसके बाद न्यू कंपनी। तो आप रूल बना लें कि आपको हमेशा ओल्ड कंपनी पहले लिखना है। उसके बाद ओल्ड कंपनी के देखिए कितने शेयर जा रहे हैं और नई कंपनी के कितने शेयर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जो ओल्ड कम हमारा जो रेशियो हो जाता है वो जाता है न्यू अपॉन ओल्ड, यानी कि 9/5। या फिर ओल्ड कंपनी के हम शेयर ले रहे हैं तो ओल्ड कंपनी के रेशियो से ही आपको डिवाइड करना है इनटू मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये हमारा एक मेथड है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 क्वेश्चनों में आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाना है। तो अब हम आते हैं अपनी जनरल एंट्री पर। तो सबसे पहले हमने परचेज कंसिडरेशन ये कैलकुलेट कर लिया है, आपको दिखा है हमारे 2 लाख शेयर थे, 9/5 3,60,000, 720 हमारे फ्रिक्शन शेयर। तो ये हमने इनको 12.5 से डिवाइड कर लिया, तो 44,91,000। और जो हमारे फ्रिक्शन शेयर हैं उनका हमने कैश पेमेंट कर दिया है 9,000। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाता है 45 लाख। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन 45 लाख। तो क्वेश्चन की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, उसके बाद हम जनरल एंट्री शुरू करते हैं। तो जनरल एंट्री करते हुए आप ध्यान देंगे कि आपने 12th में या कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम में भी होता है, आपने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा है। और पार्टनरशिप अकाउंट में क्या होता है कि जो हमारा पार्टनरशिप का 4 पार्ट होता है उसमें डिसोल्यूशन होता है। डीयू में आपका सिर्फ डिसोल्यूशन होता है, और हमारे अदर यूनिवर्सिटी में टोटल पार्टनरशिप सिलेबस में होती है फर्स्ट ईयर में। तो आप ध्यान से देखेंगे जो 4th चैप्टर होता है वो डिसोल्यूशन का होता है। उसमें क्या होता है कि फर्म को समाप्त किया जाता है, फर्म खत्म की जाती है। और जब फर्म खत्म की जाती है तो हमें अपनी जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है ना। याद है ना कि जितनी भी असेट्स होती हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया जाता है। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, हमें आउटसाइड लायबिलिटीज जो होती हैं कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाती है, उसके अलावा जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। और अगर हमें जनरल एंट्री बनानी हो, है ना, तो जनरल एंट्री बनाते समय क्या होगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाला है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। तो यहाँ भी सबसे पहली एंट्री वही होनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। जितनी भी असेट्स आपको क्वेश्चन में दिए आप उनको दिखाएंगे, राइट। यहाँ पर कैश 5,62,400 का था, लेकिन इसमें से 7,500 कैश इन्होंने छोड़ने के लिए कहा है। तो चूंकि छोड़ने के लिए कहा है तो वो हमने छोड़ दिया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन में अगर रियल वैल्यू और बुक वैल्यू दी है, बुक वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में दी होती है और रियल वैल्यू आपको नीचे एडजस्टमेंट पे मिलेंगी, तो आप असेट्स को रियल वैल्यू पर दिखाएंगे। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू और रियल वैल्यू अलग अलग दी है तो आप रियल वैल्यू क्वेश्चन में दिखाएंगे। उसके बाद फिर जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर लायबिलिटी दी है डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर और लीज होल्ड रिडेम्पशन।
इनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया है, तो इसलिए एंट्री हो गई डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लीज और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद सबसे पहले असेट्स और लायबिलिटी को हमने ट्रांसफर कर दिया। अगर आपने इनमें से कोई लायबिलिटीज अपने लिए रख ली है, जैसे यहां पर जो आपको डिवेंचर दिए हैं बैलेंस शीट में वो 5 लाख के दिए हैं, लेकिन मैंने 4 लाख के दिखाए हुए हैं, राइट। 1 लाख के डिवेंचर कंपनी ने अपने खुद के लिए ले लिए हैं, तो जब 1 लाख के डिवेंचर कंपनी ने अपने खुद के लिए ले लिए हैं तो उनको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कंपनी अगर खुद ले रही है तो पुरानी कंपनी का तो बिक रहा है ना, और बिकी हुई चीज कहाँ आती है, रियलाइजेशन की क्रेडिट में, तो उसको भी हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो डिवेंचर की कीमत है 1 लाख और उनकी जो वैल्यू दे रखी है, जो रियल वैल्यू दे रखी है वो 85,000, तो इसलिए हम एंट्री करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और जो डिफरेंस है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद अब ये जो परचेज कंसिडरेशन है इसका पेमेंट किसको होना है, वेंडर कंपनी को होना है। और कौन करेगा, बड़ी कंपनी, यानी कि जिसमें मर्ज किया जा रहा है ई कंपनी, तो वो पैसा आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो उसकी भी हम एंट्री करते हैं ईटा कंपनी लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये परचेज कंसिडरेशन हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो ईटा कंपनी है वो वेंडर कंपनी को पेमेंट करेगी, तो वेंडर कंपनी के पास क्या क्या आ रहा है, एक तो शेयर कैपिटल आ रही है, राइट, एक कैश आया है 9,000 का, टोटल कितना आना है 45 लाख, क्लियर। उसके बाद जितनी भी अदर्स लायबिलिटीज बची हैं, अदर्स लायबिलिटी जैसे रिजर्व, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके अलावा कोई और लायबिलिटीज भी हो सकती है जो बैलेंस शीट में दिखाई गई हो, तो उन सबको भी हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर से लेते हैं, यानी कि शेयर होल्डर जो छोटी कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है, उसके शेयर होल्डर से हमें वो लेना है। तो जो भी लायबिलिटीज बची, अदर लायबिलिटीज बची है, उनको हम डेबिट करेंगे, जैसे शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन सबको हमें डेबिट करना है और शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करना है। उसके बाद हमने जो 7,500 रुपये ये कैश जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए हमने बचा कर रखे थे, उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होता है ना, क्योंकि हमने कैश में से लेस किया था। तो अब उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से हम उनको अलग से दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज ये कोई नेसेसरी एंट्री नहीं है। उसके बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, रियलाइजेशन कहाँ कहाँ डेबिट में, देखिए यहाँ पर डेबिट में है, उसके अलावा जो है और देखिए कहाँ पर डेबिट में है, ये डेबिट में है, ये डेबिट में है, तो डेबिट करेंगे, राइट, ये डेबिट में है। उसके बाद जो क्रेडिट वाले हैं वो लेस करेंगे, और डेबिट में से क्रेडिट लेस करने के बाद जो डिफरेंस बचा वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। उसके बाद हमें जो पुरानी कंपनी है उसका हमें पेमेंट करना है। पेमेंट किसे किया जाएगा, शेयर होल्डर को, है ना, जिनसे हमने ये कंपनी खरीदी है। तो पेमेंट हमेशा शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी तो खत्म हो चुकी है, तो पेमेंट किसे होगा, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को कैसे पेमेंट करेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू शेयर। हमने ये कैश और शेयर में पेमेंट करना है ना, तो टू कैश और शेयर 45 लाख, राइट। उसके बाद अब ये हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है इसको हमने स्वैप मेथड से किया है। मेरे नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ये हमने जो एंट्री की है ये वेंडर की बुक में की है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे परचेजी की बुक्स में, जिसको हम ट्रांसफर भी कहते हैं, ट्रांसफर की बुक में हम कैसे एंट्री करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।